बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था। नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एसिम्प्टोमेटिक हीमाटूरिया, प्रोटीनयूरिया, एक्यूट किडनी इंजरी, आरपीजीएन, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एजोटीमिया, यूरेमिया, इनके डिफरेंस को पढ़ लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लेना किडनी वाली प्लेलिस्ट में जाके। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ग्लोमेरुलर डिजीजेस। लेकिन ग्लोमेरुलर डिजीजेस को स्टार्ट करने से पहले वो ग्लोमेरुलस की थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी बताएगा, थोड़ी बहुत माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बताएगा और आपको बताया था कि जो किडनी के डिसऑर्डर होते हैं वो 4 टाइप की होती है: ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर, ट्यूबुलर डिसऑर्डर, इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर और लास्ट में आता है ब्लड वेसल डिसऑर्डर। तो ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर के अंदर ग्लोमेरुलस की पैथोलॉजी आपने पढ़नी है। तो ये पूरा ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, तो ग्लोमेरुलस होता क्या है? ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी का अनास्टोमोसिंग नेटवर्क होता है। तो ये ग्लोमेरुलस नजर आ रहा होगा और ग्लोमेरुलस की तरफ एफरेंट आ रही होती है और एफरेंट जा रही होती है। ओके, ठीक हो गया। और जो ये आपको नजर आ रहा होगा ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी का लूप होता है और यहाँ पे 2 लेयर्स होती है एपिथेलियम की। कितनी लेयर्स होती है? 2 लेयर्स होती है। लाइक अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये पूरा कैपिलरी का उन्होंने वो बनाया हुआ है, टफ्ट बनाया हुआ है, लूप बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप की लेयर्स देखने को मिलती है और ये आपको नजर आ रहा होगा आरबीसीज वगैरह। ठीक है, ओके, 2 टाइप की एपिथेलियम है। तो जो विसरल एपिथेलियम होती है ये आपको नज़र आ रही है विसरल एपिथेलियम। जो विसरल एपिथेलियम है उसमें पोडोसाइट होते हैं और उसके बाद होती है पेराइटल एपिथेलियम। तो ये पेराइटल एपिथेलियम है, ये विसरल एपिथेलियम है। जो विसरल एपिथेलियम होती है पोडोसाइट का पार्ट होती है। ओके, जबकि पेराइटल एपिथेलियम ये वुमेन स्पेस को अंडरलाई करती है। ओके, यानी इन दोनों के दरमियान में, पेराइटल और विसरल के दरमियान में एक स्पेस होती है। इस स्पेस को बोलते हैं वुमेन स्पेस या यूरिनरी स्पेस। ये वो कैविटी है जहाँ पर इनकी क्या होती है, जहाँ पर जो प्लाज्मा का अल्ट्राफिल्ट्रेट जमा होता है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। ओके, तो वो एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है ग्लोमेरुलस के कैपिलरी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपको फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल नजर आते होंगे। ओके, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम सेल, तो ये आपको नजर आ रही है नॉर्मल एंडोथेलियम सेल है। ओके, तो जो ये पूरे सारी कैपिलरीज है और उसको क्लोज करने वाली 2 लेयर्स थी एपिथेलियम की, पैराइटल और विसरल। इन दोनों के दरमियान में वुमेन स्पेस पड़ी हुई होती है। ओके, जो विसरल होती है वो डायरेक्टली क्लोज कर रही होती है और जो ग्लोमेरुलस की वाल है उसमें एंडोथेलियम होता है, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल होती है और जो फेनेस्ट्रा ओपनिंग होती है 70 से लेकर 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होती है। इसके बाद है एंडोथेलियम सेल है, इसके बाद आता है इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहती है, थिक होती है, इलेक्ट्रॉन डेंस होती है। यानी इसके भी आगे मजीद 2 पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट और दूसरा इलेक्ट्रॉन ल्यूसन पार्ट। यानी मजीद आपको यहाँ पर अगर आप देखो ना तो इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट और इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट पार्ट होता है। तो सेंटर वाला पार्ट होता है जो थिक होता है उसको बोलते हैं हम लैमिना डेंसा, जबकि थिनर इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट पेरिफेरल लेयर को लैमिना रारा बोलते हैं। और ये लैमिना रारा भी 2 टाइप का होता है, इंटरना और एक्सटर्ना। और एक और बात रट्टा मार लेना कि ग्लोमेरुलस की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें टाइप 4 कोलेजन होता है। इसके अलावा टाइप 4 कोलेजन के अलावा लैमिनिन होता है, प्रोटियोग्लाइकान्स होता है, फाइब्रोनेक्टिन होती है और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। तो पहली चीज एंडोथेलियल सेल। नंबर 2 ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, यानी हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। पहले एंडोथेलियल सेल, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर इसके बाद पोडोसाइट आ जाएगा। तो पोडोसाइट होती है, ये पोडोसाइट ऐसे सेल होते हैं जिनके इंटरडिजिटिंग फूड प्रोसेस होते हैं। लाइक अगर आप ये देखो इनके इंटरडिजिटिंग फूड प्रोसेस होते हैं। तो जो इंटरडिजिटिंग फूड प्रोसेस होती है ये लैमिना रारा एक्सटर्ना से एडहेरेंट होती है और जो एडजेसेंट फूड है उनको सेपरेट करने के लिए थिन डायाफ्राम होता है और थिन डायाफ्राम को कवर करने वाली सॉरी, इनको इनके दरमियान 2 स्पेसेस होती है जिनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और फिल्ट्रेशन स्लिट्स को कवर करने वाला डायाफ्राम होता है। लाइक ये फूड प्रोसेस है तो उनके दरमियान क्या होगा? छोटे-छोटे सुराख हो गए, तो इनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। उनको कवर करने वाला स्लिट डायाफ्राम होगा और स्लिट डायाफ्राम के अंदर नेफ्रॉन प्रोटीन होती है। इसके बाद आप देख लो मेसेंजियल सेल। अब जो मेसेंजियल सेल होते हैं ये मेसेंजियल मैट्रिक्स में होते हैं, यानी 2 कैपिलरीज के दरमियान जो होता है इंटर कैपिलरी मैट्रिक्स होता है, मेसेंजियल मैट्रिक्स होता है, उसमें मौजूद होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस के टफ्ट को सपोर्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा जो ये मेसेनकाइमल सेल्स से निकलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं। यानी क्या क्या फंक्शन है? नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, नंबर 2 प्रोलिफरेट करते हैं, नंबर 3 कोलेजन और दूसरे मैट्रिक्स कंपोनेंट को सिक्रीट करते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव मीडिएटर को सिक्रीट करते हैं जब उनको साइटोकाइन स्टिमुलेट करेगा। ओके,
इसके बाद नॉर्मली होता है कि ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो हाईली परमिएबल है, यानी ग्लोमेरुलस से वाटर परमिएट हो जाएगा, स्मॉल सॉल्यूट परमिएट हो जाएंगे। लेकिन जो मैक्रोमोलिकुलर आइटम्स होते हैं लाइक एल्ब्यूमिन है, जिसका 70,000 किलो डाल्टन प्रोटीन का यूनिट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है और उसका चार्ज है प्रॉपर। तो कहने का मतलब है कि प्रोटीन है उसको परमिएट नहीं कर सकती। या जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, शेप के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी परमिएबिलिटी कम होगी, और जितना ज़्यादा केटाइनिक होगा उतना ज़्यादा वो परमिएबल होगा, जितना ज़्यादा आयनिक होगा उतना कम परमिएबल होगा, और शेप के ऊपर डिपेंड करती है। जो पोडोसाइट के स्लिट डायाफ्राम है, ये इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन बैरियर होते हैं किसके लिए, प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। और जो पोडोसाइट है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करते हैं। नेफ्रिन स्लिट डायाफ्राम का एक पार्ट होता है, जो नेफ्रिन होता है ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चर वगैरह को। ठीक हो गया, तो बस इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि जो नेफ्रिन होता है उससे एसोसिएटेड प्रोटीन है पोडोसिन है, ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये नेफ्रिन प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाए या पोडोसिन प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन लीक करना शुरू कर देगी और फाइनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। तो इनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये तो थोड़ी बहुत ग्लोमेरुलस की हिस्टोलॉजी बता दी। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी एंड द डिजीजेस। ओके, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी और डिजीज। तो ग्लोमेरुलस को आपने डैमेज करना, तो ग्लोमेरुलस को डैमेज करने के दो बेसिक मैकेनिज्म होते हैं। कुछ प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस होते हैं जैसे ग्लोमेरुलस तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, लेकिन कुछ सेकेंडरी होती है, कहीं और बाहर से निकलते आते हैं। तो जो सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज है, ओके ओके, तो इनको आपने डिफरेंशिएट करना है प्राइमरी से। ओके, ठीक हो गया। तो जो प्राइमरी के अंदर किडनी प्रीडोमिनेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, जबकि सेकेंडरी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, जो इम्यून मैकेनिज्म मैं आपको बताया था कि ग्लोमेरुलस की जो इंजरी होती है वो मेनली इम्यून मीडिएटेड होती है। तो जो इम्यून मैकेनिज्म है वो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस कहलाते हैं। प्राइमरी के अंदर मिनिमल चेंज डिजीज है, पीछे हमने पढ़ा था कि जो मिनिमल चेंज डिजीज है कौन सी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है। मिनिमल चेंज डिजीज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। ओके, तो ये दो थे किसके अंदर, और इसके अलावा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव, ये चारों थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। इसके अलावा आईजी नेफ्रोपैथी हमने कहा था किसी के अंदर भी नहीं आती। ओके, और इसके अलावा होगा पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। जो पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर बिलोंग करता है। ओके, डेंस डेपोजिट डिजीज ये किस कैटेगरी से होती है उसको भी देख लेते हैं। ओके, और कुछ सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी में सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसिस है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, माइलोइडोसिस है, ग्रैनुलोपैथी है ड्यू टू मल्टीपल मायोलोमा, गुड पास सिंड्रोम, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, हिनोच, शॉनिन, पुरपुरा, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। जबकि हेरिडिटरी के अंदर एल्पोर्ट, फैब्री और पोर्टोसाइट और स्लिट डायाफ्राम प्रोटीन म्यूटेशन आ जाएगा। तो इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म होते हैं। ओके, ठीक हो गया। एक्सपेरिमेंट किया गया कि तो ये जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, ओके, तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस को इंड्यूस कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज थी। ओके, और जो होता ये था कि जो एंटीबॉडीज थी वो डेपोजिट हो जाती थी ग्लोमेरुलस के ऊपर, और यहाँ पर कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट के कोई सिस्टम वगैरह भी पड़े होते थे और इसकी वजह से डैमेज होता था। यानी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर जो इंडक्शन होगी एंटीबॉडीज ही होगी, और एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट डेपोजिट हो जाएगा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अब दो बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पे बताए गए हैं। नंबर 1 है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है कैपिलरी वॉल के ऊपर या मेसेंजियम के ऊपर एक्युमुलेट हो गया है, या एंटीबॉडी इन सीटू यानी उसी जगह पर ग्लोमेरुलस के अंदर रिएक्ट कर रही है, या तो ग्लोमेरुलस के एंटीजन में या कोई एक्सट्रिंसिक मॉलिक्यूल है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर प्लांटेड हो गया है। ओके, तो दो बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पे बताए हुए हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन भी करके बता रही है। लाइक नंबर 1 है कि जो सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो जमा हो गया, या फिर सिंपल एंटीबॉडीज थी इन सीटू, जो एंटीबॉडीज की बाइंडिंग थी ग्लोमेरुलस की वाल के साथ, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं था। यानी यहाँ पे एंटीबॉडीज अकेले थी, यहाँ पे एंटीबॉडीज ने कोई कॉम्प्लेक्स बनवाया हुआ था। अब यहाँ पर सब एपिथेलियल अटैचमेंट हो सकती है, सब एंडोथेलियल अटैचमेंट हो सकती है, मेसेंजियम अटैचमेंट हो सकती है। सब एपिथेलियल दैट मींस आउटर सरफेस ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, सब एंडोथेलियल मीन इनर सरफेस ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जबकि जो ये वाली बाइंडिंग है वो एंटीजन ऑन द पोडोसाइट से भी हो सकती है, या फिर वो
बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो एंटीजन है वहाँ पे भी जाके अटैच हो सकता है। यहाँ पे बनेंगे सब एपिथेलियल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे बनेंगे एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स नहीं बना क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंटीजन होगा तो यहाँ पे मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसको बोलती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। ओके, कि पोडोसाइट के ऊपर जो एंटीजन है वहाँ पे एंटीबॉडी रिएक्ट कर गई है, इसकी वजह से ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगा, जबकि इसकी वजह से लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगा। यानी जो ग्रैनुलर होगा वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से बनेगा, जबकि इम्यून कॉम्प्लेक्स के ना होने की वजह से लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस बनेगा। तो आप इसको देख लेना। अब यहाँ पर वंस अगेन जो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया है, अब उसको यहाँ पर थ्योरी से बता रही है कि ग्लोमेरुलस जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स से भी डैमेज हो सकता है, या फिर इन सीटू इम्यून कॉम्प्लेक्स है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स उसी जगह पे जाके बने हैं। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स है, तो यही डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है। इस डायग्राम को दोबारा से देख लो आप। ओके, फोकस नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाया हुआ है? इस डायग्राम के अंदर कुछ भी नहीं दिखाया हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पर इस वाले के केस में जो सर्कुलेटिंग यानी सर्कुलेशन के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैं ग्लोमेरुलस के अंदर डेपोजिट हो जाएंगे, और जब वो ग्लोमेरुलस पे डेपोजिट होते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और फाइनली कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन होती है। आपने पढ़ा था कि C3 C4 C5 एनाफ्लाटॉक्सिन होती है, और फाइनली ग्लोमेरुलस की इंजरी हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज के अंदर होता ही है कि अगर कॉम्प्लेक्स होता है वो एंडोजीनस एंटीजन से भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल कि जो सिस्टेमिक लुपस एरिथ्रोमाटोसिस है उसमें जो एंडोजीनस एंटीजन होता है वो डीएनए की प्रोटीन्स होती है। ओके, जबकि जो एंटीजन है वो एक्सोजीनस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेप्टोकोकल या वायरल या पैरासिटिक या स्पाइरोकेट। यानी कहने का मतलब है कि एक्सोजीनस एंटीजन हो या एंडोजीनस एंटीजन हो, बस आपने एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना देना है। जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ओके, तो वो सर्कुलेशन से होता हुआ ग्लोमेरुलस के ऊपर आके फिल्टर होके डेपोजिट हो जाएगा। ओके, और वहाँ पे ये इंजरी करेगा। कैसे? कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट आके ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट करेगा, वो आके डैमेज करना शुरू कर देंगे। और अगर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है अगर वो ल्यूकोसाइट के ऊपर एफसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं तो वो मजीद सेल को एक्टिवेट कर देते हैं और इंजरी करवा देते हैं। फाइनली होगा क्या कि ग्लोमेरुलस डैमेज हुआ पड़ा होगा, इसमें आपको ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अलावा मेसेंजियल और पेराइटल एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगी। ओके, तो प्रोलिफरेशन और इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है। कौन से दो सेल? मेसेंजियल और पेराइटल एपिथेलियल सेल है। तो ये तो था लाइट माइक्रोस्कोप पर। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करोगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन डेंस इम्यून कॉम्प्लेक्स 3 जगह पे जाके डेपोजिट हुआ पड़े होंगे। एक है एंडोथेलियल सेल और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान में, यानी एंडोथेलियम सेल से नीचे, तो उसको बोलते हैं सब एंडोथेलियल, सब एंडोथेलियल। और दूसरा है कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट इनके दरमियान में, तो जो पोडोसाइट है एपिथेलियल है। ओके, तो उसको बोलते हैं सब एपिथेलियल। और तीसरी लोकेशन है मेसेंजियम पर। तो इनकी लोकलाइजेशन जो होती है एंटीजन की कि जो कॉम्प्लेक्स है वो किस जगह पे है, लाइक सब एपिथेलियल है, सब एंडोथेलियल है, मेसेंजियल है, तो वह आगे इम्यून कॉम्प्लेक्स के रिस्पॉन्स को डिटरमिन करेगा। ओके, वो कह रही है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो कि एंडोथेलियम में या सब एंडोथेलियम में जमा होते हैं, ओके, तो वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्टिवेट करते हैं। उसमें ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन होती है और ग्लोमेरुलर रेजिडेंट सेल की प्रोलिफरेशन होती है। फॉर एग्जांपल पेराइटल सेल और इसके अलावा मेसेंजियल सेल। ओके, लेकिन जो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड होती है सब एपिथेलियल रीजन के अंदर, तो वो नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी यहाँ पे लिखा है कि जो एंटीबॉडी होती है अगर वो एंटीजन की डायरेक्टेड होती है, ओके, यानी इम्यून कॉम्प्लेक्स इसमें भी बनता है, तो इसमें ये नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। ओके, ठीक हो गया। और जब इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स और कॉम्प्लीमेंट्स को चेक करते हैं डेपोजिट में, तो वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होती है। अब जो इम्यून कॉम्प्लेक्स वाला बनता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से, लाइक इन दोनों की वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन हो रही है, जबकि यहाँ, ओके, जबकि यहाँ पर कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन नहीं हो रही। जब इम्यून सिस्टम की डेपोजिशन होगी इम्यून कॉम्प्लेक्स की, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर आपको ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसकी डेपोजिशन ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देगा, जबकि एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के केस में क्या होगा? लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगा, यानी यहाँ पर कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट नहीं हुआ। ओके, जब डेपोजिट हो जाता है किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स को
क्लियर करने के लिए डिग्रेडेशन और फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। वंस अगेन ये ल्यूकोसाइट का और मेसेंजियल सेल का फंक्शन होता है। ओके, अगर एंटीजन का एक्सपोजर शॉर्ट लिव था, थोड़ी देर के लिए था और लिमिटेड था, तो ये खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल या एक्यूट इन्फेक्शियस रिलेटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। लेकिन अगर सस्टेन्ड था तो बार-बार इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे, डेपोजिट हो गए, इंजरी होगी, तो क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन में होता है ऐसा, या फिर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस जहाँ पे न्यूक्लियर एंटीजन होती है। ठीक हो गया? तो ये था ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज्ड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन सीटू। तो यहाँ पे लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर एंटीबॉडीज की डेपोजिशन होती है फॉर फिक्स्ड, ओके, और इसके बाद प्लांट, ओके, तो जो फिक्स्ड का मतलब इंट्रिंसिक है, फिक्स्ड का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक है, जबकि जो प्लांटेड है कोई बाहर से कोई आया था, कोई सोर्स आया था, तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाएगा। अब पोडोसाइट के ऊपर कुछ एंटीजन होते हैं, तो वो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर आ जाते हैं। जो एंटीबॉडीज होती है वो ग्लो प्रीवियसली प्लांटेड नॉन ग्लोमेरुलर एंटीजन के, नॉन ग्लोमेरुलर एंटीजन जो कि प्लांट हो गए थे उनके खिलाफ भी रिएक्शन वगैरह कर सकती होती है। जो प्लांटेड एंटीजन है उसमें न्यूक्लियोसोमल कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन ऑफ अपोप्टोटिक सेल है, एसएलई में देखने को मिलता है, या बैक्टीरियल प्रोडक्ट हो सकती है, फॉर एग्जांपल एंडोस्ट्रेप्टोसिन, या फिर क्या हो सकता है कि लार्ज एग्रीगेटेड प्रोटीन हो सकती है। फाइनली होगा क्या कि आपने किसी तरह से पोडोसाइट के ऊपर एंटीजन को डेपोजिट करवा देना होता है। तो जो प्लांटेड एंटीजन होते हैं, ओके, अगर वो ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बने, यानी सब एपिथेलियल कलेक्शन हो, तो ग्रैन्युलर पैटर्न होगा। लेकिन अगर एंटीजन कोई नहीं है, बस ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ कोई रिएक्शन आ गया है, तो वहाँ पे लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हम इसको देखने वाले हैं एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मीडिएटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो पहला हमने ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मैकेनिज्म देखा बाय सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स, दूसरा हमने देखा इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन सीटू, तो तीसरा होगा ग्लोमेरुलर डिजीज कॉज्ड बाय कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है। ओके, तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो इसमें ग्लोमेरुलर डेपोजिशन होती है ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जिसको गुड पास्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जो एंटीबॉडीज होती है फिक्स्ड एंटीजन के खिलाफ आना शुरू हो जाती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और यहाँ पे लीनियर पैटर्न देखने को मिलता है, और ये पैटर्न यूजफुल होता है इन द डायग्नोसिस ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज। ओके, जो नॉन एंटीजन होता है लाइक जो जिसको कह सकती है कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की कोलेजन टाइप 4 में अल्फा 3 चेन होती है, वहाँ पर एंटीबॉडी टारगेट करना शुरू कर देती है। कभी कभार एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स एल्वेलाई, जिसकी वजह से लंग्स का और किडनी का लियन साथ साथ देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। इसके बाद हम स्टार्ट हो जाते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज कॉज्ड बाय कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ओके, तो जो कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की वजह से ग्लोमेरुलर डिजीज क्या हो सकती है, इसमें जो प्राइमरीली कॉज होगा वो कॉम्प्लीमेंट के अल्टरनेटिव पाथवे की एक्टिवेशन होती है। और ये किस तरह से होगा कि ऑटो एंटीबॉडीज थी वो कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट के अगेंस्ट बनना शुरू होगी, या इनहेरिटेड एब्नॉर्मैलिटीज थी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, फाइनली होगा क्या उसकी वजह से रीनल और सिस्टमिक डिजीज हो गए। तो दो फॉर्म्स होती है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की, एक होती है डेंस डेपोजिट डिजीज, और दूसरा होता है C3 ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और एक सिस्टमिक फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद मीडिएटर्स ऑफ इम्यून इंजरी को देख लेते हैं कि कौन कौन से मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होने के बाद किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसमें कुछ ल्यूकोसाइट के साइटोकाइंस भी आएंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आएगा। ओके, तो तकरीबन हमने यहाँ तक ख़त्म कर लेंगे, यहाँ तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिनिमल चेंज डिजीज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कितना चैप्टर है ये वाला, चलो अब मीडिएटर ऑफ इम्यून इंजरी को देख लेते हैं। अब जो मेजर पाथवे है जो कि डिटरमिन करेगा कि एंटीबॉडी मीडिएटेड ग्लोमेरुलर इंजरी को, तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, और दूसरा है ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन है। अब जो कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन है क्लासिकल पाथवे से होती है, तो उसकी वजह से C5 पे प्रोड्यूस होता है, कीमोटैक्टिक एजेंट है जो कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को बुला लेगा। न्यूट्रोफिल प्रोटीएज प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है जो कि सेल को डैमेज कर देंगे। एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट है जो कि GFR को कम कर देंगे। जबकि दूसरे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के टाइप्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट इंजरी होती है, तो वो C5 to C9 कॉम्प्लेक्स के जरिए होती है, मैक के जरिए होती है। और जो मैक होता है एपिथेलियल सेल को डैमेज कर देगा, इंड्यूस करेगा कि वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर प्रोड्यूस करे। जो अल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवे है वो सेल इंजरी एपोप्टोसिस से
एक्टिवेट हो सकता है, या डेपोजिशन ऑफ IgA से भी एक्टिवेट हो सकता होता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं न्यूट्रोफिल मोनोसाइट के अलावा जो टी लिम्फोसाइट है वो भी एक्टिवेट हो जाती है और वो भी आगे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। प्लेटलेट प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं, हेल्सिन ग्लोमेरुलर सेल वो भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और फाइनली सारे के सारे मीडिएटर ग्लोमेरुलस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद नॉन इम्यून मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी। तो नॉन इम्यून मैकेनिज्म में कुछ और चीज़ें आ जाएगी, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 पोडोसाइट इंजरी, नंबर 2 नेफ्रॉन लॉस। जो पोडोसाइट की इंजरी है वो एंटीबॉडी की वजह से हो सकती है, लाइक पोडोसाइट के ऊपर एंटीजन थे, एंटीबॉडी ने नुकसान पहुंचा दिया। नंबर 2 टॉक्सिन्स है। नंबर 3 साइटोकाइन से हो सकती है। नंबर 4 कुछ सर्कुलेटिंग फैक्टर है, फॉर एग्जांपल फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में देखने को मिलते हैं। जो पोडोसाइट की इंजरी है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल इनकी फूड प्रोसेस खत्म हो जाती है, वैक्यूलाइजेशन होती है, और सेल की डिटैचमेंट होती है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फाइनली ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में बड़े बड़े सुराख हो जाएंगे, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो स्लिट डायाफ्राम है उसका भी लॉस हो जाएगा, उसकी वजह से भी प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। तो अगर जर्म लाइन म्यूटेशन होती है इन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ स्लिट डायाफ्राम लाइक नेफ्रिन है, ओके, और पोर्टोसिन में, तो इसकी वजह से फंक्शनल अल्टरेशन होती है और हेरिडिटरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था पोर्टोसाइट और स्लिट डायाफ्राम प्योरिटी प्रोटीन म्यूटेशन नेफ्रिन और पोर्टोसिन में। उसके बाद नेफ्रॉन लॉस है। एक मरतबा रीनल डिजीज या ग्लोमेरुलर या कोई भी डिजीज है वो नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचा दे और GFR 30 से 50% तक गिर जाए, ओके, और एंड स्टेज तक कहानी आ जाए, तब आपको नेफ्रॉन लॉस देखने को मिलता है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें प्रोटीन यूरिया होगा और वाइड सेपरेट स्कारिंग होती है जिसको ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस कहते हैं। अब इसके साथ जो प्रोग्रेसिव स्क्लेरोसिस होती है वो मजीद खराब हो जाती है बाय अडाप्टिव चेंज, ओके। नॉर्मली होता ही है कि जो इंटेक्ट ग्लोमेरुलाई है जो बच गई है उनमें हाइपरट्रोफी होती है ताकि रीनल फंक्शन को मेंटेन कर सके, ओके। लाइक एक सिंगल नेफ्रॉन में GFR बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ट्रांस कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाएगा, कैपिलरी हाइपर टेंशन हो जाती है, लेकिन ये मैल अडाप्टिव होते हैं, ये मजीद जो बाकी बचे हुए एंडोथेलियल सेल और पोडोसाइट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। फाइनली प्रोटीन यूरिया ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड्स मेसेंजियल मैट्रिक्स में जमा होना शुरू हो जाएगी, कैपिलरी ओब्लिटरेशन हो जाएगा, और फाइनली ये विशियस साइकिल स्टार्ट होता रहता है जिसको ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो अब तक हमने बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप्स को देख लिया था, ओके, सॉरी, अब तक हमने जनरल देख लिया था, अब हम स्पेसिफिक टाइप्स को स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक मिनिमल चेंज डिजीज़ है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो जितना पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेती है। रीनल डिजीज़ की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, एसिम्प्टोमेटिक हेमाचूरिया, रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डोमिनेंट फीचर होता है वो सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया जिसको नेफ्रोटिक रेंज कहते हैं, जबकि नेफ्राइटिक के अंदर प्रोटीन यूरिया हेमाचूरिया होता है फंक्शनल इम्पेयरमेंट के साथ। जो ग्लोमेरुलर इंजरी होती है वो एंटीबॉडीज या इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन की वजह से होती है, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन और ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन की वजह से होती है। अब जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की वो इम्यून कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से होती है, जो कि सर्कुलेशन से आए या वहीं पे बने, इन सिटू बने। इम्यून कॉम्प्लेक्स वहाँ पे ग्रैनुलर पैटर्न होगा, जबकि ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द कंपोनेंट ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो वो क्या करती है, तो वो एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी मीडिएटेड डिजीज करवाती है जिसकी वजह से सीवियर इंजरी होती है, और यहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न लीनियर पैटर्न होता है, और लेस फ्रीक्वेंटली एंटीबॉडी की एब्सेंस में कॉम्प्लीमेंट खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्वायर्ड और हेरिडेटरी डिफेक्ट इन इट्स रेगुलेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिनिमल चेंज डिजीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं।